नमस्कार दोस्तों। ये सूचना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर को अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। तो चलिए हम देखते हैं इस विज्ञापन की महत्वपूर्ण या ज़रूरी बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये जो भर्ती है कांस्टेबल की, इसका ग्रेड पे लगभग 2000 रहता है। ये देखिए 2000 रुपये ग्रेड पे रहता है। 2000 ग्रेड पे का मतलब हो जाता है इसकी सैलरी, प्रारंभिक सैलरी लगभग 30,000 इन हैंड हो जाती है। फिर देखते हैं कि कुल कितने पदों के लिए भर्ती होनी है। तो ये कुल 60,244 पदों के लिए भर्ती होनी है। इसमें आपके अनारक्षित के लिए 24,102, EWS के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 और अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पदों के लिए भर्ती है। इस भर्ती पर महिला और पुरुष दोनों ही तरह के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि विज्ञापन के समय जो भी रिक्तियां दी गई हैं, अर्थात जो पद हैं, उनकी संख्या बाद में भी घट बढ़ सकती है या परिवर्तित की जा सकती है। ये यहाँ पर देखो दिखाया गया है। तो इससे कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि विज्ञापन के बाद में थोड़े बहुत पद कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसकी कोई टेंशन ना लें। अगली सूचना इसमें आवेदन की समय सारणी है, अर्थात ये फार्म कब से कब तक पड़ेंगे। तो इस फार्म आवेदन शुरू हो गए हैं और 16 जनवरी तक फार्म पड़ेंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। शुल्क समायोजन का मतलब हो जाता है कि जैसे आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन फ़ीस अभी तक नहीं कटी है, तो 16 जनवरी तक यदि आपने फार्म अपना भर दिया है तो उसके 2 दिन बाद तक आप अपना उसकी जो फ़ीस है वो कटवा करके फाइनल रूप से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी फार्म को अंतिम दिनों के लिए नहीं बैठे रहें, क्योंकि अंतिम दिनों में होता क्या है कि साइट क्रैश हो जाती है या फिर नेटवर्क इश्यू रहते हैं और भी कई तरह की इश्यू बन जाते हैं। इसलिए अंतिम समय का इंतज़ार ना करके अपना समय रहते हुए फार्म भर के और तैयारी कर शुरू कर दें। और अगली चीज़ देखते हैं कि ये आवेदन शुल्क क्या है। तो सरकार ने इसका आवेदन शुल्क 400 रुपये का रखा है। ये तो बेरोजगारी के हिसाब से देखते हुए हो सकता है कि ज़्यादा लगे, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगली सूचना देखते हैं इसमें और क्या है। अर्हताएँ देखिए इसके लिए क्या क्या अर्हताएँ सरकार ने हैं। तो लगभग जो पुरानी भर्तियों में जिस तरह से पुलिस के लिए रहती हैं वही हैं। नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो। इसके अलावा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से मतलब है जो जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर के जो भारत में लोग रहने लगे हैं वो। तो इनके लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। आप ज़्यादातर लोग ये है कि भारत के नागरिक हों और ये हो। और इसके अलावा भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण सूचना है, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो शैक्षिक अर्हता इसमें आपका पूर्व में भी पुलिस भर्ती के लिए 12वीं परीक्षा ही मांगी जाती रही है और इसमें भी ये कह रहे हैं भारत सरकार, यहाँ पर देखिए ये शैक्षिक अर्हता कह रहा है भारत सरकार से विधि स्थापित द्वारा बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। यहाँ 10वीं एवं 12वीं का मतलब है कि आप इस पे 10वीं पे फोकस ना करके 12वीं करें। सीधी बात है, जो 12वीं पास होगा तो 10वीं तो होगा ही होगा। तो ये लाइन आपको कंफ्यूज करती है। कंफ्यूज करने की या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा उद्देश्य है कि आप 12वीं पास होनी चाहिए।
इसके अलावा एक चीज़ इसमें और कही गई है बाद में कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित होनी चाहिए। तो ये उस कंडीशन की बात कह रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एपियर होते हैं। एपियर मतलब हम कक्षा 12 अर्थात इंटर में +2 में पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अरे आवेदन कर दो और फाइनल तक हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, जिस समय फार्म हो रहे होंगे आपके पास उसके कागज़ कंप्लीट होने चाहिए। और आगे देखें क्या जानकारी है इसके बारे में। ये चीज़ें और आपके लिए ज़्यादा ध्यान देने वाली नहीं है। हाँ, और देखिए, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ अतिरिक्त योग्यताएं होती हैं, तो उनके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि ये आपका डोइक का निलेट से प्राप्त ओ लेवल कंप्यूटर का ये कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हो, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक कोई सेवा की हो। इसके अलावा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास हो। तो ये 3 अधिमानी योग्यताएं हैं जिनसे आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। यहाँ प्रेफरेंस का मतलब है, प्रेफरेंस उस कंडीशन में बनता है जब ये 2 कैंडिडेट्स के परीक्षा में प्राप्त अंक समान होते हैं। तो उस कैंडिडेट में समान की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इन तीनों योग्यताओं में से कोई योग्यता रखता है तो उसे जो है प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अगली चीज़ देखो, आयु की गई है। आयु में क्या कहा है इन्होंने? आयु में कहा है कि वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त की हो, अर्थात कम से कम 18 वर्ष का हो और 22 वर्ष से अधिक प्राप्त ना हो। और कुल मिला के इसे ये जन्म तिथि से आप ध्यान ना दें, इसे सीधा सीधा समझें कि कम से कम न्यूनतम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। इसके अलावा एक संशोधन भी बाद में हुआ है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है। वो ये है कि सरकार ने 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दे रखी है। तो छूट के साथ यदि बात करें और जनरल का कैंडिडेट है तब उसे नहीं, छूट के मामले में उच्चतम सीमा की बात करें तो 22 और 3 25 साल तक का अनरिजर्व कैटेगरी का, अनारक्षित कैटेगरी का व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और एससी या ओबीसी या जो भी रिजर्व कैटेगरी के रह गए कैंडिडेट, तो वो भी उसी हिसाब से अपना 3 साल और अतिरिक्त जोड़ लेंगे। इसके अलावा और ये चीज़ें खास ध्यान देने वाली नहीं है। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा आयोजन के लिए, अर्थात सीधा सीधा इसका मतलब है कि उस पर कोई भी मुकदमा वगैरह या ना हो। इसके अलावा वैवाहिक स्थिति की बात कर रहे हैं। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कि होंगी नहीं, और अगर होती भी हैं तो भैया वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम देखने को मिलती है। शारीरिक स्वच्छता, ये तो पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। पुलिस में शारीरिक स्वच्छ नहीं है तब तो मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी इस पर आप नज़र डाल सकते हैं कि शारीरिक दृष्टि से जो है स्वास्थ्य अच्छा हो, वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे अपने कर्तव्य दक्षतापूर्ण वक्त पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इनने जो मुक्त लिखा है ये मुक्त ना हो करके, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये मुक्त ना हो करके युक्त होना चाहिए कि शारीरिक दोष से युक्त ना हो, शारीरिक दोष से युक्त ना हो, अर्थात उसमें कोई शारीरिक दोष ना होना चाहिए। इसके अलावा और आगे इसमें क्या कहा गया, भर्ती की चयन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। ये भर्ती जो है पूर्णतया लिखित सही पाए जाएंगे। जो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन में सही पाए जाएंगे, अर्थात इनका आवेदन निरस्त नहीं होगा, वे जो है लिखित परीक्षा होगी सबसे पहले, और लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। यहाँ पर ध्यान दें, ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। एक ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। वस्तुनिष्ठ मतलब वही जो प्रश्न के 4 विकल्प गोले कार्य करने वाले, और 300 अंकों की होगी ये परीक्षा। यहाँ पर दर्शाया गया देखो,
300 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपके लिए। दो घंटे का समय वस्तुनिष्ठ ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में नहीं होनी है, वैकल्पिक टाइप की होगी। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे। वो 4 विषय कौन कौन से हैं, विशेषकर ये ध्यान देने वाली बात है कि अभ्यर्थी ये अधिकतर रहते हैं कि क्या क्या आएगा हमारे परीक्षा में। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। नंबर 1 सामान्य ज्ञान, नंबर 2 सामान्य हिंदी, संख्यात्मक यानी कि गणित एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। सॉरी, ये चौथा वाला है, ये रीजनिंग है। तीसरा ये गणित है और फर्स्ट पोर्शन आपका सामान्य ज्ञान का। इस तरह से सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित और रीजनिंग 4 खंड होंगे इसमें। इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न होंगे 300 अंकों के। यहाँ देखो अंक दे रखे हैं और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दे रखी है। तो इस तरह से हम लगा दें कि कुल मिलाकर के एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, क्योंकि 150 प्रश्न 300 अंकों के हैं। ये दे भी रखा है, देखिए यहाँ पर ये 2 अंक का होगा। और साथ ही इसमें एक कन्फ्यूजन भी बिल्कुल दूर कर दिया गया है। इन्होंने कहा है ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, अर्थात अगर कोई कैंडिडेट गलत प्रश्न दे देता है, यानी कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देता है, कभी कभी तुक्का मार देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका 1/2 यानी कि आधा अंक सही प्रश्न में से काट लिया जाएगा। आगे देखते हैं। परीक्षा OMR बेस्ड होगी, वही गोला काले करने वाली परीक्षा होगी। और देखें हम आगे क्या सूचना है इसमें जो जरूरी हैं। हाँ, एक सूचना ये देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कह रहे हैं ये वाली है, यहाँ ध्यान दें। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं फिजिकल टेस्ट, DB और PST। ये क्या है? ये कह रहा है लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संवीक्षा यानी कि DB और लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संवीक्षा और शारीरिक परीक्षा, ये 2 चीज़ें, फिजिकल दोनों चीज़ कराई जाएंगी। उसके बाद आगे कह रहे हैं अभिलेखों का डॉक्यूमेंटेशन। कह रहे हैं कि आपको जो भी अंक प्राप्त होंगे कुल अंकों के आधार पर, ये कुल अंकों के आधार पर आपकी एक राज्यवार आरक्षण की नीतियों के अनुसार ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी और ज्येष्ठता सूची में आने वाले अभ्यर्थियों को जो है उनका नाम वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ शारीरिक मानक भी दे रखे हैं, ये देखिए। सामान्य ऊंचाई, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 मीटर होनी चाहिए। सीना के बारे में ये है, देखिए। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर ये यहाँ दे रखा है। और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर देखो स्पष्ट भी दे रखा है कि न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए भी दे रखे हैं मानक। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। वजन के बारे में भी दे रखा है महिला अभ्यर्थियों के लिए। वजन जो है न्यूनतम उन्हें 60
40 किलोग्राम होना चाहिए। और देखें क्या है महत्वपूर्ण सूचनाएं। हाँ देखो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह पाने जाने वाले पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में करनी होगी और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ यानी आधी है और समय 14 मिनट है। ये चीज़ आपके लिए बाद की है, ये तो हो ही जाएगी लगभग। ये इसके अलावा और देखें क्या है। और तो आरक्षण वही है जो उत्तर प्रदेश सरकार और के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा 21%, हाँ देखिए ये एससी के लिए आरक्षण की बात इन्होंने करी है। ये 21% आरक्षण एससी के लिए, जो कि उनके लिए प्रमाण पत्र देना होगा तब, जैसे ये जिलाधिकारी द्वारा या जो भी सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा प्रमाण पत्र देना होगा। ये देखिए यहाँ पर। और जनजाति के लिए 2% आरक्षण की व्यवस्था है यहाँ, और उसके लिए भी सक्षम अधिकारी से वो होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए 10% आरक्षण। और सर्टिफिकेट के बारे में तो ये सब जानकारी है ही ये। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण की भी बात की गई है, 2% ये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2%, 2% है, कहीं 1% है। 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए है और 2% भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड के लिए, 5% केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भी है। और अब आगे देखते हैं और क्या सूचना है। तो और तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुल मिलाकर आपकी अब तक की यही महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। सभी के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सबके लिए अग्रिम तैयारी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।